अब पेपर पैटर्न जो था बेटा वो सीबीएसई बोर्ड था, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड ये पेपर पैटर्न था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सेक्शन ए का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। कितने क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में? 9 क्वेश्चन है। A force 6 kg and another of 8 kg can be applied together to produce the effect of a single force। तो आपको यहाँ पर दो वेक्टर दिए गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो वेक्टर है, मुझे लगता है सभी ने सही किया होगा। पहले वाले फोर्स वेक्टर की वैल्यू है 6 kg और दूसरे वाले फोर्स वेक्टर की वैल्यू है 8 kg। ये दोनों एक साथ अप्लाई किए हैं, मतलब कंबाइंड हुए हैं। जब ये दोनों एक साथ कंबाइंड हुए हैं तो कह रहा है कि जो रिजल्टेंट, सिंगल फोर्स का मतलब क्या होगा? रिजल्टेंट। जब दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? रिजल्टेंट। तो ऑप्शंस आर गिवन कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी। हमने सीखा है कि जब दो लोग कॉम्बिनेशन करते हैं तो अगर हम रिजल्टेंट को r से लिखें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? उनकी इंडिविजुअल वैल्यू का समेशन। तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 14 kg और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? उनकी इंडिविजुअल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन। तो ये आपका हो गया 2 kg। तो अब आपको पता है कि इस कॉम्बिनेशन की मिनिमम वैल्यू 2 kg है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 14 kg है। मतलब 14 kg से ज्यादा नहीं होगा और 2 kg से कम नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन 1 kg है जो कि 2 kg से क्या है? कम है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, बोलो। क्योंकि तो पहला वाला ऑप्शन है 1 kg। आपके रिजल्ट में देखोगे तो आपका रिजल्ट आया 2 kg से कम नहीं मिलेगा और 14 kg से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड आया 11 kg। 11 kg के बीच में आता है, हाँ, तो 11 kg हो सकता है। उसके बाद में सेकंड के बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपका 15 kg। थर्ड ऑप्शन आपका 15 kg फिर नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 14 kg से ज्यादा नहीं मिल सकता और 2 kg से कम नहीं मिल सकता, तो आपका ये वाला थर्ड भी नहीं होगा। और फिर लास्ट वाला ऑप्शन है 20 kg, ये भी आपका रेंज से बाहर है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है ना? कितने लोगों का सही हुआ आपका इधर? आप क्लियर है क्वेश्चन? भाई दो फोर्सेस मिल करके या दो वेक्टर्स मिल करके मैक्सिमम हमको इतना दे सकते हैं, मिनिमम इतना दे सकते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि इनके बीच में वैल्यू मिल सकती है, यानी 3 मिल सकती है, 4 मिल सकती है, 2 से कम नहीं मिलेगी और 14 से ज्यादा नहीं मिलेगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। A vector is in east direction with a magnitude of 4040. Another vector of magnitude 10 is in south direction. What will be the magnitude of the resultant vector? Question number second. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात हो रही थी। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। एक वेक्टर जो है 40 यूनिट का जो ईस्ट में है, देखो ये ईस्ट है आपका, तो 40 यूनिट का एक वेक्टर है जो ईस्ट में है, ये रहा 40 यूनिट का वेक्टर ईस्ट में है ये। और जो सेकेंड वेक्टर है 10 यूनिट का वो साउथ में है, साउथ आपका ये है। दूसरा वाला वेक्टर जो है 10 यूनिट का है और वो साउथ में है। क्वेश्चन ऐसा कहता है। फिर इन दोनों के रिजल्टेंट की बात हो रही है, इसका सीधा मतलब है इन दोनों वेक्टर्स ने क्या किया? कॉम्बिनेशन किया। अब वो कॉम्बिनेशन कौन सा किया है? टेल टेल या हेड टेल, जो भी आप अज्यूम करना चाहें। जैसे ही आप इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करोगे, जो भी आपकी अप्रोच होगी, हेड और टेल मिला देना या फिर टेल और टेल मिला देना, कुछ कहा तो नहीं गया। मैंने इन दोनों वेक्टर को कंबाइन कर लिया। 40 यूनिट का वेक्टर ये है और 10 यूनिट का वेक्टर ये, मैंने इनकी टेल और टेल मिला दिया। इससे फायदा हमें ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। और अगर ये सब नहीं भी करें तो भी हमें पता है कि जो ईस्ट है और साउथ है वो कितने डायरेक्शन पर होते हैं? 90। बिना इस एफर्ट्स के भी हम ये पता कर सकते थे कि ये दोनों वेक्टर जब आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो एंगल कितना बनेगा? अब 90 डिग्री के एंगल्स पर दो वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट की वैल्यू बताइए क्या होगी? रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर प्लस 2
और आगे cos थीटा। इन खाली जगहों पर क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स, पहले वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 40 है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 40 है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, और थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो कि कितना है 90 है। cos 90 0 होता है भाई, और इसलिए ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 1700। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10√17, ये रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी। जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन है 10√5 नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन है 5√5 नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन है 5√10 नहीं होगा, और लास्ट ऑप्शन है नन। तो किस पे टिक लगेगा, नन। तो फर्स्ट वाली जो प्रॉब्लम है उसका सेकंड ऑप्शन था, और सेकंड वाली प्रॉब्लम का फोर्थ ऑप्शन था। यहाँ पर एक सीक्वेंस लिख देते हैं, फर्स्ट वाली प्रॉब्लम का सेकंड ऑप्शन था, सेकंड वाली प्रॉब्लम का कौन सा ऑप्शन आया, फोर्थ। सेक्शन ए के आंसर भी लिखते चलते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम का सेकंड ऑप्शन मिला और सेकंड वाली प्रॉब्लम का फोर्थ ऑप्शन मिला। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, विच इज एक्सियल वेक्टर। तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो लर्निंग बेस है। अगर आपको ये पता है कि एक्सियल वेक्टर कौन कौन से होते हैं तो डेफिनेटली आपने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। मैंने आपको बताया था कि जब रोटेशन का मैकेनिक्स आप पढ़ोगे, क्योंकि अभी 11th में आप बिगिनिंग में इस चैप्टर का नाम सुन रहे हो रोटेशन, लेकिन जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो याद रखो कि रोटेशन के चैप्टर में जितने भी फिजिकल टर्म आते हैं, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ये जब चैप्टर पढ़ोगे तब देखो। उसके बाद में है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी से जुड़ा हुआ टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसी से जुड़ा हुआ टर्म है टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर होते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लेकर के हमने बताया था आपको कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा लोगे तो ये वेक्टर है, और अगर छोटा नहीं लोगे तो फिर ये वेक्टर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक बड़ी ही मैजिकल फिजिकल क्वांटिटी है। व्हेन वी काउंट इट्स छोटी सी वैल्यू देन इट इज वेक्टर, एंड व्हेन वी काउंट इट्स बिग वैल्यू देन इट इज नॉट वेक्टर। अब आप देखिए अपने तीसरे क्वेश्चन के ऑप्शन देख लीजिए, एक्सियल वेक्टर में कौन आता है, फोर्स तो नहीं आता है, मोमेंटम भी नहीं आता। इस लिस्ट को देखो, इससे मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, फोर्स भी नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन टॉर्क आ रहा है, तो इसलिए थर्ड प्रॉब्लम का कौन सा ऑप्शन होगा, सी। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है, वेलोसिटी नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी होती तो फिर बात बनती। एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा एक्सियल वेक्टर है, तो एक्सियल वेक्टर की लिस्ट है जिसको कि आप तैयार करो। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वेक्टर ए हैज द मैग्नीट्यूड 10, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड की स्पेलिंग सही कर लेना, ऑफ वेक्टर माइनस ए। क्वेश्चन में एक वेक्टर ए है। देखो अगर पेपर में या फिर किसी भी क्वेश्चन बैंक में वेक्टर के चैप्टर में अगर कोई लेटर जो है बहुत ज्यादा काला है, बोल्ड है, तो यानी कि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो वेक्टर ए, तो ए बोल्ड लिखा हुआ है ना भाई, ए काफी ज्यादा काला है कि नहीं है, यानी कि इसके ऊपर ये एरो लगा हुआ है। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो 10 वैल्यू का है। इस बात को समझ लो, अगर किसी वेक्टर के चैप्टर में अगर किसी लेटर को बहुत ज्यादा बोल्ड किया जाए, बहुत ज्यादा काला किया जाए, इसका सीधा मतलब है कि उसके ऊपर क्या लगाया उन्होंने, एरो लगाया होगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, बहुत अच्छी बात है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस ए,
तो वेक्टर माइनस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो ये पूछ रहा है। तो नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन याद है भाई, ये इसको क्या बोलेंगे, ए का नेगेटिव वेक्टर। जब ये ए का नेगेटिव वेक्टर है तो आपको डेफिनेशन पता है कि नेगेटिव वेक्टर गिवन वाले वेक्टर में डायरेक्शन से कैसा होता है, अपोजिट, लेकिन वैल्यू में कैसा होता है, सेम। तो नेगेटिव वेक्टर माइनस ए का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10। और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। एंड दैट इज व्हाई इसके फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 10 यूनिट, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है माइनस का 10 यूनिट, थर्ड में है आपका 4 यूनिट और लास्ट में है 7 यूनिट। तो फोर्थ में कौन सा टिक लगेगा, फर्स्ट ऑप्शन टिक लगेगा। ठीक है भाई, नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने गिवन वेक्टर के इक्वल ही होता है। और फिर आपको परेशान करने के लिए सेकंड ऑप्शन में नेगेटिव 10 लगा दिया, तो अपना कॉमन सेंस लगाइए, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये सही हुआ अभी तक आप लोगों के सही है? यानी कि इसमें आपने किस पे टिक लगाया, जी पर। मैंने इसीलिए वो बी ऑप्शन डाला भी था, जबकि आपको ये पता ना कि नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन क्या है। आप जब डेफिनेशन देते हो आप क्या लिखते हो, नेगेटिव वेक्टर गिवन वेक्टर से अपोजिट इन डायरेक्शन है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। आप यही टर्म यूज करते हो। तो जब ए वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है तो फिर माइनस ए का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 ही होगा ना। बढ़िया क्वेश्चन था ये। 5th नंबर पर आ जाए। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर .006, ये एक वैल्यू लिखी हुई है, कितने सिग्निफिकेंट है। आप जब लॉयन रूल इस्तेमाल करोगे बाय यूजिंग द लॉयन वाला रूल, लॉयन रूल जब हम यूज करेंगे आंसर आ जाएगा इसमें एक सिग्निफिकेंट है। आई होप यू ऑल नो द लॉयन रूल। तो यहाँ पर 5th में जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, 1 सिग्निफिकेंट है। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेस्ट के टॉपिक में वेक्टर था, कंप्लीट वेक्टर नहीं था, जितना पढ़ा था उतना वेक्टर था और सिग्निफिकेंट फिगर था। तो वैल्यू दे रखी है 0.080। अगेन व्हेन वी यूज द लॉयन रूल तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। और इसलिए 6 नंबर क्वेश्चन में सेकेंड ऑप्शन। 7th नंबर, इन द फॉलोइंग नंबर्स द वन हैविंग द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शंस गिवन हैं आपको। फर्स्ट वाले ऑप्शन में है 0.0003, सेकेंड ऑप्शन में है 0.0053, थर्ड ऑप्शन में है 0.530 और फोर्थ ऑप्शन में है 6.053। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट है, वो हमें आपको डिटेक्ट करना है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 4। तो 4 सिग्निफिकेंट वाला जो रिजल्ट है वो कौन है, फोर्थ ऑप्शन। 7th का डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं 8th नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए भाई एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 6.01 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, 6.01 सेंटीमीटर एक ये साइड है रेक्टेंगल की, एंड द अदर इज 12 सेंटीमीटर, दूसरी वाली 12 सेंटीमीटर है। इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज। तो सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट में रहते हुए आपको एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, L इंटू बी। L यहाँ पे है 6.01 और ये B आपका 12। तो जिन लोगों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिन लोगों को हम डिवाइड करते हैं, हम उनमें सिग्निफिकेंट देखते हैं। जैसे 6.01 में कितने सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट।
ओवरऑल देखा जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद देखा जाता है। तो 6.01 में 3 सिग्निफिकेंट है और 12 में कितने सिग्निफिकेंट है 2। तो जो आंसर निकलेगा उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट होंगे 2। पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 1 जा 12 0, हाँ सॉरी 1 हो जाएगा ये, एंड 12 6 जा 72, ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, जो रिजल्ट है दैट हैज मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर एज रिलेटेड टू द गिवन। यहाँ पर कम से कम सिग्निफिकेंट कितने हैं 2, अपने आंसर में भी 2 होने चाहिए। तो हमें ये लेना है और ये नहीं लेना है। जिनको नहीं लेना वहाँ पे क्या लगेंगे, राउंड ऑफ के रूल लगेंगे। एंड आफ्टर यूजिंग द राउंड ऑफ रूल रिजल्ट कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ के रूल लगाओगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। एंड दैट इज व्हाई 8th वाली प्रॉब्लम का कौन सा ऑप्शन होगा, 3rd होगा, सी। गलत हुआ हो तो बताएं भाई किसका गलत है ये। आपने क्या टिक लगाया है 72.12, ये तो आपने जनरल अप्रोच लगाई ना। तो फिर सिग्निफिकेंट का यहाँ पे काम क्या है, इसका मतलब है यू नॉट नो द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन रूल रिगार्डिंग दिस। ये गलत बात है भाई, आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप केवल आए और पढ़ें और चले जाएं, घर में कुछ ना करें, ये सही चीज नहीं है। ये गलत होने का, अगर आपने यही आंसर लिखा है इसका मतलब आप मल्टीप्लिकेशन करके और आपने आंसर दे दिया। तो सिग्निफिकेंट का रूल क्या है, इसका रूल्स नहीं पता। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन है के लास्ट क्वेश्चन पर। विद ड्यू रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट, यानी सिग्निफिकेंट की बातों को हमें ध्यान में रखते हुए, सम ऑफ मेजर्ड लेंथ 220.4 एंड 1.283 सेंटीमीटर। अब हमें 220.4 और 1.283 इनका समेशन करना। क्या रूल है भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम ये देखते हैं डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट है। तो पहले वाले में डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट है 1, और दूसरे वाले में कितने सिग्निफिकेंट है 3। केवल डेसिमल के बाद चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पूरा चेक करते हैं कि जो वैल्यू गिवन है उसमें होल सिग्निफिकेंट कितना है। बट व्हेन वी टेक द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो वी चेक ओनली द सिग्निफिकेंट आफ्टर द डेसिमल। तो ये देखिए डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट है, दैट्स ओके। और यहाँ पे सिंपली अब इनको ऐड कर लिया है। जब ऐड करेंगे तो 386 और 221 पॉइंट। अब आंसर में कम से कम सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद कितना है 1, आंसर में भी वही होना चाहिए, यानी मुझे इनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद हमें एक सिग्निफिकेंट मिल रहा है, बाकी को छोड़ना पड़ेगा। तो जब छोड़ते ड्रॉपिंग डिजिट्स का जब राउंड ऑफ रूल लगाओगे रिजल्ट आएगा 221.7। चेक द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, सी, 9th का सी। ये सही है, यानी एडिशन वाला रूल आपको याद है। सब्ट्रैक्शन का सिमिलर टू एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स भी याद होने चाहिए। ये फ्री के मार्क्स मिलते हैं इसमें सिग्निफिकेंट। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी और क्वेश्चन नंबर है आपका 10। Each question carries the 2 marks. If the resultant of two forces, एक फोर्स है आपका a plus b वैल्यू का और दूसरा फोर्स है a minus b वैल्यू का। तो ये आपका एक फोर्स है और ये आपका दूसरा फोर्स है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो √a² plus b²। ऐसा क्वेश्चन में है if the resultant of the two forces a plus b and a minus b is
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज फोर्सेज। अब आप आइए, दो वेक्टर का अगर हम एडिशन करें, रिजल्टेंट की जब बात होती है तो हमेशा नथिंग से स्पेशली तो किसके लिए सोचते हैं, एडिशन के लिए। तो अगर आप दो वेक्टर को एडिशन करो तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या है, रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला है अंडर रूट वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 वैल्यू एंड वैल्यू और आगे cos थीटा। यहां पर हम अपने वेक्टर्स की वैल्यू लिखते हैं। तो पहले वाले फोर्स वेक्टर की वैल्यू a प्लस बी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दूसरे वाले फोर्स वेक्टर की वैल्यू a माइनस बी है, पहले वाले फोर्स की वैल्यू a प्लस बी है और सेकेंड वाले की वैल्यू a माइनस बी है, ठीक है। और थीटा उनके बीच का एंगल है, यही हमें पता लगाना है। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिजल्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos थीटा। थीटा में निकालना है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट हट जाएगा। लेफ्ट हैंड विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट हैंड विल बी a स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, b स्क्वायर भी 2 टाइम्स हो जाएगा और 2ab कट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर cos ऑफ थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा। ये a के साथ a इंगेज होगा माइनस a स्क्वायर, b के साथ b आएगा माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और cos थीटा। क्या मिला, 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस साथ में cos थीटा ये पहले लिख लेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। थीटा जो है दोनों के बीच का क्या एंगल है, सही है। अब क्लियर है ना, इसीलिए तो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर का। अब क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11 नंबर पर पढ़िए भाई। क्या क्वेश्चन नंबर 11, क्या डिमांड की उसने, व्हाट इज लॉ ऑफ पॉलीगॉन, ड्रा वेल डायग्राम फॉर एक्सप्लेनिंग दिस लॉ। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पता है, लॉ ऑफ पॉलीगॉन भी बताया गया है और इसको समझाने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप पहले लॉ ऑफ पॉलीगॉन को लिखोगे और ये जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं तब काम करता है एक्टिव कॉम्बिनेशंस, तो ये काम आपका है। तो 11th वाले क्वेश्चन के लिए मुझे यह लिखना चाहिए सी नोट्स, आपके नोट्स में ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, क्रिटिकल है। देखिएगा नेक्स्ट वन, 12th नंबर क्वेश्चन, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 12। The resultant of the two vectors of magnitude 2a, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2a है और दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 है। ये दो लोग हैं, ये दो वेक्टर हैं, पहले का मैग्नीट्यूड ये है और दूसरे का मैग्नीट्यूड ये है। ये दोनों थीटा एंगल पे काम करते हैं, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ये क्वेश्चन ने बता दिया है। और इनका जो रिजल्टेंट है वो अंडर रूट 10 है। क्या बात है, क्वेश्चन ने ये भी बता दिया कि जब ये दोनों लोग मिलते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं,
तो रिजल्टेंट है अंडर रूट एम ए। क्वेश्चन में देख के भी ये पता चल रहा है कि रूट केवल किसके ऊपर है, 10 के ऊपर है, ए के ऊपर नहीं है। तो थीटा कैलकुलेट करा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन था। दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन का फार्मूला लिखे रिजल्टेंट का, r इज इक्वल टू अंडर रूट पहले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू सेकंड वेक्टर की वैल्यू cos, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हम थीटा एज्यूम करते हैं, क्वेश्चन में थीटा ही दिया है। अगर यहाँ पे अल्फा लिखा होता तो हम यहाँ क्या लिख देते अल्फा, अगर यहाँ पे बीटा लिखा होता तो हम क्या लिख देते बीटा, क्योंकि cos के साथ हमें क्या लेना होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। रिजल्टेंट की वैल्यू इज अंडर रूट 10, वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज 2a, वैल्यू ऑफ सेकंड वेक्टर इज रूट 2a, फर्स्ट वेक्टर वैल्यू इज 2a, सेकंड वेक्टर वैल्यू इज रूट 2a। रिजल्टेंट की वैल्यू ये रही, यहां पर आ गया 4a स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो केवल 2 मिलेगा, a का स्क्वायर a, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 रूट 2 a स्क्वायर cos थीटा। Now making the square both side, squaring both side, जैसे स्क्वायर करोगे तो रूट 10 पे स्क्वायर लगेगा, 10 आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 और 2 मिलके हो जाएंगे 6a स्क्वायर, 4 रूट 2a स्क्वायर cos थीटा। ये 10a स्क्वायर माइनस का 6a स्क्वायर, 4 रूट 2a स्क्वायर cos थीटा, 10 और 6 हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4 रूट 2a स्क्वायर cos थीटा, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन में 4 रूट 2a स्क्वायर, और ये रह गया राइट हैंड साइड में सिंपली cos थीटा। तो लेफ्ट हैंड के सारे टर्म कट हो गए, तो रिजल्ट क्या बचा 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू cos थीटा, इट मींस cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, और चेक द टेबल, तो 1 बाय रूट 2 cos की टेबल में कितना डिग्री पर होता है 45 डिग्री, थीटा की भी 45 डिग्री, और यही थीटा आपके दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या एंगल है, ये पूछा गया है। गॉट इट। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। If mod of vector a plus b is equal to mod of vector a minus b, तो find the angle between a and b, vector a and vector b। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो डेफिनेटली वी नो कि आंसर इज 90 डिग्री, बट ये क्वेश्चन तो आपका सब्जेक्टिव है, तो फाइंडिंग करते हैं। देखिए लिखा हुआ है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, उसका मॉड इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b और उसका मॉड। नाउ चेक द फीलिंग, क्या कहना चाहता है वो, ये कह रहा है हमने a वेक्टर को और b वेक्टर का एडिशन किया तो क्या है रिजल्टेंट, ये लिखा है एडिशन वाले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। लेफ्ट हैंड में क्या लिखा, एडिशन ऑफ वेक्टर से आने वाले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन, और यहां पर आपने सब्ट्रैक्शन किया है, ये क्या लिखा है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आपको रिजल्ट पता है कि वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, अंडर रूट वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर प्लस वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर की वैल्यूज cos ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर, और सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट कैसे निकलता है। अब तो हम ये आपको एक्सप्लेन भी करके बता चुका हूं कि कैसे आता है, लेकिन फार्मूला क्या होता है, पहले वाले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू और सेकंड वेक्टर की वैल्यू और थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल थीटा, ऐसा कंसीडर कर लें, तो यहाँ पर पहले वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर b स्क्वायर और ये आ जाएगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के केस में ये निकल के आएगा, दो तरफ का स्क्वायर कर लें, अंडर रूट रहेगा,
ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड हियर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से a स्क्वायर कट हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट हो गया। Here 2ab cos theta and right hand side is 2ab cos theta with negative sign। तो ट्रांसफर करिए इसको, 2ab cos theta प्लस 2ab cos theta is equal to 0, 4ab cos theta is equal to 0, cos theta is equal to 0 upon 4ab। और 0 में आप इसे नॉन जीरो से डिवाइड करो तो रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो टेबल में ये 0 वैल्यू किस डिग्री के पास है, 90 डिग्री। रिजल्ट विल बी cos 90 डिग्री, थीटा विल बी 90 डिग्री। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो हम ये सब कुछ नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही यूजफुल सिचुएशन होती है। ऑर्डिनरी वे में सोच के देखो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी बराबर नहीं होते। जनरल वे में अगर आप देखो, भाई मैं आपको अगर दो वैल्यू देता हूँ 6 और 4 और इनको बोलता हूँ ऐड करो तो रिजल्ट क्या आएगा 10, और फिर मैं कहता हूँ इनका सब्ट्रैक्शन करो तो रिजल्ट क्या आएगा 2, कभी बराबर नहीं आते। बट वेक्टर्स का जो आपका मैथमेटिक्स है, जो वेक्टर अलजेब्रा है, उसमें एक बड़ी कमाल की चीज़ देखने को मिलती है कि व्हेन एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 90 डिग्री, देन द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर्स बिकम इक्वल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, बट यहाँ पर वो एज ए सब्जेक्टिव था तो वी विल कंप्लीट। चलते हैं सेक्शन सी में। ईच क्वेश्चन कैरीज द 3 मार्क्स। सेक्शन सी, the simple sum of two forces acting at a point is 16 Newton. Their vector sum is 8 Newton and its direction is perpendicular to the smaller force. Find the forces. तो यहाँ पर ये जो लिखा ना सिंपल सम का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी सम। मतलब आपके पास में दो फोर्सेस हैं, जरा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 14। आपने कहा हमारे पास में एक फोर्स है x, आप F भी मान सकते थे, F1 F2 भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा फोर्स है y। भाई x वाले फोर्स की वैल्यू x होगी और y वाले फोर्स की वैल्यू, तो इनकी वैल्यू को ऐड कर दो, ये सिंपल सम है। The simple sum of two forces acting at a point is 16 न्यूटन। मतलब आपने दोनों फोर्सेस की वैल्यू का क्या किया, समेशन किया। जरा देखें भाई, पहला वाला फोर्स x है, उसकी वैल्यू ये है, तो दूसरा वाला फोर्स y है, इसकी वैल्यू ये है। इनका सिंपल सम दिया गया है, यानी कि x प्लस y कितना दिया गया, 16 न्यूटन। ये क्वेश्चन में दिया गया। सिंपल सम का मतलब क्या है, उन वेक्टर्स की वैल्यू को सीधे सीधे ऐड कर देना, ये क्या कहलाता है, सिंपल सम। और फिर आगे लिखा हुआ है वेक्टर सम, यानी कि वेक्टर एडिशन। देखिएगा, अगर मैं वेक्टर एडिशन बनाऊं तो यहां पे लिखूंगा वेक्टर फोर्स x प्लस वेक्टर फोर्स y। अब मैंने यहां पर वेक्टर एडिशन किया, और जब हमने वेक्टर एडिशन किया तो वैल्यू क्या मिल रही है, 8 न्यूटन। तो यानी कि वेक्टर एडिशन का वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, मॉडुलस, ये कितनी मिल रही है हमको, 8 न्यूटन। क्वेश्चन क्या है सामने, क्या ये क्वेश्चन क्या है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, दो लोगों के वेक्टर, दो वेक्टर्स का एडिशन, फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट पहले वाले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट वेक्टर वैल्यू, सेकंड वेक्टर वैल्यू, cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल है। अब हमें पता नहीं है, और आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया गया, कहता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, वो छोटे वाले से कितना बनाता है, 90। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, 90। द सिंपल सम ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। तो सिंपल सम का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड को लेकर के सीधे ऐड कर देना, ये क्या कहलाता है, सिंपल सम।
लेकिन जब आपने उनका वेक्टर सम किया यानी प्रॉपरली वेक्टर के रूल्स को फॉलो करते हुए टेल टेल कॉम्बिनेशन बनाया या फिर रेक्टेल बनाया, उसको जब फॉलो किया तो जो समेशन की वैल्यू है वो 8 न्यूटन है, और जो रिजल्टेंट आया है उसकी डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर फोर्स से कितना है, 90 पर है। अच्छा, यहाँ हम डिसीजन ले लें कि छोटा कौन है। चलो हमने मान लिया कि y आपको छोटा है, ये स्मॉल फोर्स है और ये आपका बिग फोर्स है, ये बिग फोर्स है। भाई कुछ बताओगे नहीं, हमने एज्यूम किया है कि वी हैव टू फोर्सेस x एंड y। तो जब एज्यूम किया है तो बड़ा कौन है छोटा कौन है ये तो कंफर्म पता ही नहीं, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि कौन बड़ा है। तो हमने मान लिया कि y वाला जो है वो बड़ा फोर्स है और x वाला क्या, सॉरी y वाला जो है छोटा फोर्स है और x वाला क्या, बड़ा फोर्स है। तो जो रिजल्टेंट है वो छोटे से कितना बना रहा है, 19। अपने फंडे पर आ जाइए। जब आप अपने फंडे पर आते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर ने जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाया था उसको हमने क्या लिखा था, ए। वो फार्मूला लिखते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। याद है ये बात? तो ये अल्फा क्या होता था, रिजल्टेंट का एंगल, कहां से, ए से। और यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि रिजल्टेंट ने किससे एंगल बनाया, स्मॉल फोर्स से, यानी ए का काम कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। अरे बोलो भाई, मैंने बताया था आपको कि आप इस फार्मूले को हमेशा के लिए याद रखिए, बट इतना भी याद रखिए कि अल्फा एंगल किस वेक्टर के साथ बन रहा है, ए वेक्टर के साथ। क्वेश्चन में जो एंगल बन रहा है किसके साथ बन रहा है, छोटे फोर्स के साथ। और हमने क्या माना है, छोटा फोर्स कौन सा है, वाई। ये कंसीडर की स्मॉल फोर्स इज वाई। तो यानी कि फंडे में जो ए की जगह है वो वाई ले लेगा और बी की जगह पे कौन ले लेगा, एक्स। अल्फा की वैल्यू क्या है, 90। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट ये कहता कि हम x को स्मॉल मानेंगे y को बिग मानेंगे, उसके लिए यहाँ सिचुएशन बदल जाती है। उसके लिए a क्या बन जाता है, x और b क्या बन जाता है, y। क्लियर है बात? tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। x cos थीटा, सॉरी ऊपर sin थीटा, ऊपर sin थीटा, x sin थीटा अपॉन में y प्लस x cos थीटा। और इस इक्वेशन को डील कर चुके हैं ना। अगर कभी किसी इक्वेशन के राइट हैंड साइड में या किसी एक साइड में इन्फिनिटी है और दूसरी साइड में इन्फिनिटी नहीं है तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हो गया 1/∞ और यहाँ का रेसिप्रोकल हो गया y प्लस x cos थीटा अपॉन में x sin थीटा। 1/∞ क्या होता है, 0। y प्लस x cos थीटा अपॉन में x sin थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 इज इक्वल टू y प्लस x cos थीटा। यहाँ से आ गया माइनस का y इज इक्वल टू x cos थीटा। यहाँ से आ गया cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का y अपॉन x। ये इक्वेशन फर्स्ट है। क्वेश्चन बेहतरीन है, इसलिए यू आर लुकिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट टाइम तो डेफिनेटली आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं वापस से इस क्वेश्चन पर चलता हूँ। जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पर ये मैसेज आया कि हमारे पास में 2 फोर्सेज हैं, तो हमने मान लिया कि वो x और y है। हम F1 F2 भी मान सकते थे। और फिर सिंपल सम का मतलब होता है वैल्यू लेके समेशन कर देना। ये क्या कहलाता है, सिंपल सम। तो हमारे पहले फोर्स x की वैल्यू x थी और y की वैल्यू y थी, तो सिंपल सम में इक्वेशन बन गया ये। तो मैं इस इक्वेशन को सेकंड करूँगा। तो सिंपल सम वहां पर 16 न्यूटन था, पहली इक्वेशन बन गई। वेक्टर सम यानी कि पहले फोर्स का वेक्टर लिया, दूसरे फोर्स का वेक्टर लिया, फिर उनको ऐड किया, ये तो क्या हो गया, वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 न्यूटन। तो मैंने मॉड लगा दिया, 8 न्यूटन लिख दिया। और वेक्टर एडिशन का ये फार्मूला होता है जहाँ पे थीटा होता है दोनों के बीच का एंगल। इसके बाद में क्वेश्चन ने ये भी कहा कि इनका जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले से 90 बना रहा है। हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि y आपका स्मॉल है और x आपका बिग है। ये बेसिक फंडा है, ये बेसिक फंडा है।
याद रखो इस बेसिक फंडा में अल्फा कौन होता है, रिजल्टेंट का एंगल, कहां से, ए के साथ। तब मैंने आपको बार बार नॉक किया था, जब आप इस बेसिक फंडे को फर्दर कभी जनरल वे में यूज करना, तो ए वो वेक्टर होता है जहां पे रिजल्टेंट एंगल बनाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में रिजल्टेंट कहां से एंगल बना रहा है, छोटे वाले से। छोटे हमने किसको लिया, वाई, यानी कि ए का काम कर रहा है वाई और बी का काम दूसरा वाला एक्स कर रहा है। आ गया यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आ गया। अब हम इस रिजल्ट पर फिर आए, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और cos थीटा की वैल्यू आई है माइनस का y अपॉन x। तो हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का यूज कर लिया। cos थीटा है, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस का y अपॉन x। क्या हुआ इससे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स से एक्स कट हो गया, माइनस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू a। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, दो तरफ को स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 16 है। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 64। x प्लस वाई की वैल्यू 16 है। यहां पर हमने इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। पूरा डिस्कशन करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, और दूसरी मिली है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 20, x की वैल्यू क्या जाएगी 5। अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लें तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20, सॉरी x की वैल्यू 10 है, सही कहा। अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लें तो 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ गई। और क्वेश्चन ने यही तो पूछा था कि दोनों फोर्सेस की वैल्यू बताइए, तो हमने ऐसा एज्यूम किया था पहले फोर्स x वेक्टर की वैल्यू x है, दूसरे फोर्स y वेक्टर की वैल्यू y है, x की वैल्यू 10 आ गई है, y की वैल्यू 6 आ गई है। आंसर हमारा निकल चुका है कि बड़े फोर्स की वैल्यू 10 है, छोटे फोर्स की वैल्यू 6 है। ठीक है बढ़िया क्वेश्चन। सेक्शन सी 14th नंबर क्वेश्चन फॉर द 3 मार्क्स। देख लीजिए इसको, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 1550। If unit vectors a cap and b cap are inclined at an angle theta, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है यूनिट वेक्टर a कैप है और दूसरा यूनिट वेक्टर b कैप है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो वेक्टर्स आपस में एंगल बनाते हैं और क्वेश्चन ने बता दिया है इन दोनों ने थीटा बनाया है। तो प्रूव दैट मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2। हमें प्रूव करके दिखाना है कि वेक्टर a कैप माइनस वेक्टर b कैप इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2, ये हमको प्रूव करना है। तो एलएचएस ले लिया गया, a कैप माइनस का b कैप। सभी लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर दो वेक्टर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है, और सब्ट्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट पहले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर वैल्यू स्क्वायर, और सब्ट्रैक्शन में आता है माइनस का 2, वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेक्टर, वैल्यू ऑफ सेकंड वेक्टर, कॉस, और एंगल बिटवीन द वेक्टर क्वेश्चन में थीटा ही है। अब यहाँ पर मुझे पहले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो पहला वाला वेक्टर कौन है, यूनिट वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यानी कि पहला वेक्टर a कैप है, इसकी वैल्यू 1 होती है, दूसरा वेक्टर b कैप है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है।
ये आ गया आपका 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2 cos थीटा। ठीक है, तो कहां तक पहुंच चुके हैं? रिजल्ट आ गया है 2 माइनस का 2 cos थीटा। 2 यहाँ पे कॉमन हो गया, 1 माइनस cos थीटा। अब ये 1 को हटाना है। cos का फार्मूला होता है cos के साथ अगर कोई एंगल है तो ये रिजल्ट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और उस एंगल का आधा, हाफ ऑफ दैट एंगल। ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये जरा फार्मूला अप्लाई कर लें। 2 ब्रैकेट बनाया 1 माइनस, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है cos थीटा, एंगल की जगह पे थीटा है, ये फंडा बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल थीटा बाई 2। अंदर जाएंगे ब्रैकेट के तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कट हो जाएगा तो ये वाला 2 इस वाले 2 को 4 बना देगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 हो गया। अच्छे से हो गया प्रूफ है। बढ़िया क्वेश्चन, बोलो भाई। अब ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला इस क्लास में हमने बताया है, ठीक है, और ये भी बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर कभी 1 प्लस कॉस समथिंग हो और 1 माइनस कॉस समथिंग हो, 1 को हटाना ही पड़ेगा। सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं, देखें क्या है। What is algebraical representation of vector? For this question you will get 1 marks। तो आपको खुद लिखना है क्योंकि थ्योरी की प्रॉब्लम है। What is geometrical representation of vector? ये भी आपका अपना सेल्फ क्वेश्चन होगा, सेल्फ एनालिसिस करनी है इसकी। And what are the tensor physical quantities? तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए लिखना होगा सीधा नोट्स। So now the section C 14, 15, 16 we have completed। सेक्शन डी पर चलते हैं। सेक्शन डी 17 नंबर क्वेश्चन। Two forces F1 and F2 are acting on a body. One force is double that of the other force and the resultant is equal to the greater force. Then find the angle between the two forces. ये काम करना है। उसके बाद में डिफाइन यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, और ये काम करना है। तब आपको इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिलेंगे। तो जो सेकेंड वाला पार्ट है, डिफाइन द यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर, इसके लिए तो आप नोट्स की हेल्प ले लें। 17 का न्यूमेरिकल पार्ट हम कर देते हैं। पहला फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है। क्वेश्चन में पहला फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स F2 है। One of the force is double that of the other force, यानी F1 और F2 में से कोई एक दूसरे वाले का क्या डबल है। अगर आप ऐसा एज्यूम करते हो कि माना कि F1 की वैल्यू x है, तो भाई F2 की वैल्यू क्या है 2x, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर तुम ये एज्यूम करते हो कि F2 की वैल्यू x है तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, ठीक है ना। तो एक फोर्स की वैल्यू दूसरे फोर्स से डबल है। इफ यू कंसीडर कि F2 की वैल्यू स्मॉल a है तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ऑफ स्मॉल a। जरूरी नहीं कि x ही मानूंगा, इतनी बात क्लियर है। फिर क्वेश्चन कहता है कि जब इन दोनों का रिजल्टेंट आया, जब इन दोनों का रिजल्टेंट आया तो रिजल्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है, बड़े वाले फोर्स के बराबर है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स। रिजल्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है F2, F2 की वैल्यू कितनी है 2x। क्या क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए, कंपाइल करते हुए यहां तक पहुंच सकते हैं इजीली। अब अगर आप रिजल्टेंट का फार्मूला लगाओ तो आएगा अंडर रूट पहले वाले फोर्स, पहले वाले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर
सेकेंड वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट वेक्टर वैल्यू, सेकेंड वेक्टर वैल्यू और cos एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्वेश्चन में रिजल्टेंट की वैल्यू 2x है और पहले वाले वेक्टर की वैल्यू x हमने मान ली है, सेकेंड वाले वेक्टर की वैल्यू 2x है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू x है, सेकेंड वेक्टर की वैल्यू 2x है, cos थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड 4x स्क्वायर, तो यहां से रूट हट जाएगा अगर स्क्वायर करोगे। यहां से आया x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और 2 2 जा 4x स्क्वायर, साथ में cos थीटा। ये आ जाएगा 5x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर और यहां पर आ गया 4x स्क्वायर cos थीटा। इधर ले जाइए 4x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, 4x स्क्वायर cos थीटा। ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर cos थीटा, तो माइनस का x स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/4, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस का 1/4, यही आंसर है। क्वेश्चन में एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछा गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर 17 के बाद। हाँ 18 वाले में क्या मुझे कुछ करना है, मैं पढ़ देता हूँ सेक्शन डी का 18 नंबर क्वेश्चन। डिराइव द फार्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन टू वेक्टर मेक एडिशन। तो यहाँ पर आप चाहे टेल टेल कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट का फार्मूला बनाएं और चाहे हेड टेल कॉम्बिनेशन से, जब आप पूरा ये काम करोगे तो कोसाइन ला यूज करोगे ना, सीधा नोट्स, टेल के लिए सीधा नोट्स। अभी हम लोगों ने वेक्टर जितना किया था उतने का ये टेस्ट था। नेक्स्ट टेस्ट पूरा कंप्लीट वेक्टर होगा, तो कंप्लीट वेक्टर हो चुका होगा, तैयारी यदि से करिए। तो नाउ सेक्शन डी फिनिश। सेक्शन ई, क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर था, पैटर्न सीबीएसई बेस्ड था, सीबीएसई बेस्ड पैटर्न पर एक केस स्टडी वाला भी क्वेश्चन रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सेक्शन ई में इसी तरीके का क्वेश्चन है। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दिया है, केस स्टडी में कुछ आपको रिलेटेड टू द फिजिक्स कुछ बताया जाएगा। तो सेक्शन ई और 19th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, रीड द पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन। एक चीज आपको बता दूं, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स को ये मिलेगा इस तरीके का पैटर्न। तो जब आप केस स्टडी को पढ़ोगे ना और जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे तो कभी कोई मैचिंग नहीं होती, ये ट्रूथ है। ये मत सोचना कि तुम्हें आंसर उसी केस स्टडी से मिल जाएंगे। केस स्टडी केवल ये बताएगी कि जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो कहाँ से रिलेटेड है, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को रिलेट करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर केस स्टडी से मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम जानते हैं ये बात सही है। पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा है मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड को हम एल्जेब्रिकल मेथड भी कहते हैं और ग्राफिकल मेथड को हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। ग्राफिकल मेथड में हम एरो लेंथ बनाते हैं, तो सारी बातें आपको बताएंगे। और मैथमेटिकल मेथड, एल्जेब्रिकल मेथड में क्या करते हैं, हम सिंबल के ऊपर एरो साइन बना देते हैं। सारी बातें बताने के बाद अब पहला क्वेश्चन आया, क्या आया, ए वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इन वर्टिकल डायरेक्शन, रिप्रेजेंट इट ज्योमेट्रिकली। तो केस स्टडी का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का एक वेक्टर है जो अपवर्ड है, आपको इसकी फोटो बनानी है, ज्योमेट्रिकल पिक्चर बनानी है। आपने किया होगा, आपने अपनी स्केल मानी होगी कि लेट अस कंसीडर इतने न्यूटन इज इक्वल टू इतने सेंटीमीटर, किया है ना आपने इसको, मुझे तो नहीं करना। तो मैं जब कॉपी चेक करूंगा तो ये देखूंगा कि जो स्केल आपने मानी है वो प्रॉपर है कि नहीं, इस बात को मैं ध्यान दूंगा। ऑर्डिनरी वे में ड्रॉ किया होगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो कौन सी स्केल मानी होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। जैसे मान लो सपोज करो मुझे ही करना है,
मैंने मान लिया कि 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 न्यूटन विल बी 1/5 सेंटीमीटर, तो 10 न्यूटन विल बी 1/5 into 10 यानी 2 सेंटीमीटर। स्केल निकाल करके 2 सेंटीमीटर का एरो बनाऊंगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और फिर साइड में लिख दूंगा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना 10 न्यूटन, तब मुझे मार्क्स मिलेंगे। और बिना स्केल के अगर हमने बनाया है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकेंड नंबर इसी का है केस स्टडी का क्वेश्चन, व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर, तो सी द नोट्स। और थर्ड है केस स्टडी का डिफाइन द यूनिट वेक्टर, सी द नोट्स। एंड फोर्थ है आपका प्रूव दैट यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ओनली, सी द नोट्स। सब कराया ना मैंने, ये हम लोगों ने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया। अभी से नेक्स्ट टेस्ट की नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट वाली क्लास में आप सब लोग आपकी जो अपनी टेक्स्ट बुक है जो स्कूल में चल रही है उसके साथ आइएगा, जिससे कि मैं आपको वो पेज नंबर वो क्वेश्चन नंबर टिक लगवा दूं जो आपको अभी करने हैं। ठीक है, भूलना नहीं भाई, बुक लेके आना नेक्स्ट वाली क्लास में।